नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी, राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संसद के बारे में, राज्यसभा तथा लोकसभा। अब इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संसद के संवैधानिक ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में जाना। तत्पश्चात संसद से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जाना और फिर हम लोगों ने डिस्कस किए संसद के कार्य, जिसमें हम लोगों ने संसद का महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संसद के अन्य कार्यों में धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में इससे पूर्व की वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो आप वहां विजिट कीजिए। तो आइए, अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं धन विधेयक पारित करना, यानी धन विधेयक के संदर्भ में संविधान किस प्रकार से कार्य करती है। देखो, धन के बिना रुपये के किसी भी शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता, तो धन विधेयक पारित करना भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो धन विधेयक होते हैं, यानी धन संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं, वे मुख्यतः सरकारी विधेयक होते हैं और संविधान में अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कितने में किया गया है? अनुच्छेद 109 में। और धन विधेयक को परिभाषित किया है अनुच्छेद 110 में। ये दोनों ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आय, व्यय तथा धन से संबंधित जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, वे धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं, परंतु इनका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। धन किसका? जनता का। और लोकसभा किसका सदन? जनता का सदन। इसलिए लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसे भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए समय निर्धारित किया गया है 14 दिन। 14 दिन के भीतर राज्यसभा अपने संशोधनों सहित या रहित किसी भी रूप में इसे पुनः लोकसभा को लौटा दे, यह अनिवार्य होता है। और यदि नहीं लौटाती है तब भी उसे राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। यानी धन विधेयकों पर राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को स्वीकारना या न स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्यसभा को केवल धन विधेयकों पर विचार करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन के भीतर लौटा देती है तो ठीक है, नहीं लौटाती है तो उसे दोनों सदनों से पारित मानकर भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है और धन विधेयक पारित हो जाता है। इस तरह देश की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन विधेयक पारित करना भी संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में केवल 14 डेज मिलते हैं, फिर इसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास और धन विधेयक पारित हो जाता है। तो समझा हमने संसद का दूसरा कार्य। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं संविधान संशोधन करने का कार्य। देखो, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का गठन किया था, संविधान का निर्माण किया था, तो वो यह बात भली भांति जानते थे कि बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों और कानूनों का बदलना भी आवश्यक होता है। इसीलिए हमारे संविधान का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि उसमें परिवर्तन करने के जो प्रावधान हैं वे आवश्यकता अनुरूप है। यानी कहीं कठोर है तो कहीं नमनीयता है, कहीं लचीलापन है। यानी आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में बदलाव के प्रावधान किए गए हैं।
अब जो कठोर प्रावधान भारत ने ग्रहण किए वे प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है और ब्रिटेन लचीले संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कठोर प्रावधान भारत ने अमेरिका से ग्रहण किए और लचीले जो प्रावधान है यानी नम्रता वाले प्रावधान है, सरल प्रावधान है, वो ब्रिटेन से ग्रहण किए। और संशोधन करने की यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की संसद को। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जिसका उल्लेख किया संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। यानी संविधान में संशोधन करने संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वे संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं, जो देश की बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं, जनता की मांगों के अनुरूप होती है। यह अधिकार संसद को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। और संविधान संशोधन संबंधी जो प्रावधान है कठोर और लचीलेपन के, यानी भारत का संविधान कैसा है, कठोर और लचीला संविधान है, जिसमें ये दोनों ही गुण हमने क्रमशः अमेरिका तथा ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। 368 में संविधान संशोधन संबंधी 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। कितनी विधियों का? 2 विधियों का। यहाँ से प्रश्न बनता है बच्चों आप लोगों का। संविधान संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 368 में। 368 में कितनी विधियों का उल्लेख किया गया है? 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। क्या भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है संविधान संशोधन संबंध में? तो हम लोग कहेंगे कठोर और लचीला। भारतीय संविधान में कठोर प्रावधान संविधान संशोधन के कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो हम कहेंगे अमेरिका से प्रभावित होकर। लचीले प्रावधान कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो हम कहेंगे ब्रिटेन से प्रभावित होकर। ठीक है, तो जानते हैं 368 में 2 विधियों का उल्लेख कौन सा किया गया है। एक तो है साधारण बहुमत द्वारा और दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। संसद को यह शक्ति है कि वह अपने 2/3 बहुमत द्वारा किसी संशोधन विधेयक को पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है और इस प्रकार से साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से अधिकांश प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार के स्वरूप ही भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। दूसरा है विशेष प्रावधान। अब विशेष बहुमत के प्रावधान के अंतर्गत यह है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब संविधान संशोधन होगा। इसके साथ ही जब अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 368 में, 7वीं अनुसूची में और राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में तय किया जाए, उस संदर्भ में कोई प्रावधान है, तब उसके साथ आधे राज्यों की विधान मंडलों की सहमति होनी भी आवश्यक है। यानी 2 विधियां हैं। साधारण विधि में है संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना, और विशेष बहुमत में है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इस विधि से पारित होना। लेकिन यदि कोई जो मामला है, मैटर है या प्रावधान है, वह अनुच्छेद 54, 55, 162, 241 तथा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तब विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधान मंडलों की सहमति होना भी आवश्यक है। इस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इस रूप में अपनाया गया है, वर्णित किया गया है। अब संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वह दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। यह विधेयक सरकारी विधेयक भी हो सकता है और यह विधेयक गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है या अन्य सांसद के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होके आ जाए तो राज्यसभा में, और राज्यसभा से पारित होके आ जाए तो इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो फिर इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए
तो उस स्थिति के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी विधेयक समाप्त हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन विधेयकों पर। यानी दोनों सदनों द्वारा इसे अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, वरना ये विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं है। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से संसद कार्य करती है संविधान में संशोधन करने का। अब हम लोग जानते हैं संसद के द्वारा किया जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर अनेक माध्यमों से नियंत्रण स्थापित करती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर अपनाई गई है, तो जनता शासन पर नियंत्रण करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त कर लेती है। अब जनता तो शासन पर नियंत्रण कर नहीं पाती, किन्हीं कारणों से। जनता किनके माध्यम से करती है नियंत्रण? जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन पर, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। और इस प्रकार से जो व्यवस्थापिका है वह अनेक तरीकों से, अनेक माध्यमों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण करती है। अनेक प्रकार के प्रस्तावों द्वारा, प्रश्न पूछकर, तारांकित प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव द्वारा और विश्वास मत तथा अविश्वास मत के द्वारा। आइए हम इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का जो प्रारंभिक घंटा होता है और इसके पश्चात शून्यकाल प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच की अवधि वह क्या कहलाती है? प्रश्नकाल कहलाती है। प्रश्नकाल में सदस्य, संसद का सदस्य संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछता है, तो वह काल क्या हुआ? प्रश्नकाल हुआ। जब बैठक के प्रारंभ का वह समय जब संसद सदस्य संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछता है तो वह होता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछकर व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब प्रश्न किसी प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक प्रश्न हो सकते हैं, लिखित प्रश्न हो सकते हैं, तारांकित, अतारांकित प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न सदनों में और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कि क्या कर रहे हो, इस योजना में कितनी क्या प्रगति हुई, कहाँ तक इसका लाभ जनता को मिल पाया, बताइए। तो मंत्री को क्या करना पड़ता है? संबंधित मंत्री को जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट है शून्यकाल। अब शून्यकाल संसदीय इतिहास में भारत की देन है और यह काल होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद तथा दोपहर के भोजन से पहले। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह काल कहलाता है शून्यकाल। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदस्य द्वारा सदन की पूर्व आज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए, किसके लिए? लोक महत्व के विषय पर, परंतु पूर्व में आज्ञा ली जाती है सदन की, तब इसे प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। सदन में कार्यवाही संचालित हो रही है और अति गंभीर विषय को उस कार्यवाही के मध्य ही प्रस्तुत कर दिया जाता है और दरखास्त की जाती है कि इस कार्यवाही को रोका जाए, स्थगित किया जाए, काम रोको, क्योंकि वह विषय कैसा है? अति गंभीर है और यदि उस पर तुरंत विचार नहीं किया जाएगा तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार के विधेयकों के द्वारा भी कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण स्थापित होता है और जनता की आवाज़, जनता की बातें व्यवस्थापिका में प्रस्तुत की जाती हैं। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य होता है कि सरकार या उसके किसी विभाग के द्वारा जब कोई धन संबंधी मांग की जाती है तो उसमें कटौती की मांग की जाती है। किसके द्वारा?
व्यवस्थापिका के द्वारा। अब इस प्रकार की जो कटौती प्रस्ताव है वह कई रूपों में हो सकता है, प्रतीकात्मक रूप में हो सकता है, नीतिगत रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो धन की मांग की है उसमें कटौती करना। इस तरह भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। अन्य जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वे हैं विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकारी पक्ष के द्वारा और मुख्यतः प्रधानमंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और वह किस लिए कि हमें इतने लोगों का विश्वास प्राप्त है, यह प्रूव करने के लिए, यह साबित करने के लिए यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि इस विश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया जाए ताकि सरकार बनी रहे। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटना होता है। इसी के ठीक विपरीत है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पक्ष के द्वारा रखा जाता है, विपक्षी दलों के द्वारा रखा जाता है, और जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब सरकार गिर जाती है। यानी विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तब सरकार गिर जाती है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार की जो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव हैं वे भी सरकार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अन्य कार्यों के अंतर्गत देखें तो संसद देश का प्रमुख ऐसा मंच है जहां विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है, बहस की जाती है, सार्थक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, विचार विमर्श किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण होता है, विकास और कल्याण कार्यों पर चर्चाएं परिचर्चा होती हैं, उनकी प्रगति के बारे में जाना जाता है। इसी प्रकार से संसद के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का निर्वाचन किया जाता है और इन्हें पद विमुक्त करने का कार्य भी किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि संसद देश में न केवल कानून निर्माण करने का कार्य करती है अपितु देश की शासन व्यवस्था का स्थापना करने का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कहा जा सकता है कि संसद न केवल देश में कानून निर्माण की स्थापना का ही सदन है अपितु यह शासन व्यवस्था स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।